अस्सलामुअलैकुम दोस्तों, मैं हूं उमैस मुनीर। आप देख रहे हैं हमारा यूट्यूब चैनल। दोस्तों, अब तक आपने खबर सुन ली होगी कि नेतन्याहू इजरायली प्राइम मिनिस्टर ने एक बार फिर से पाकिस्तान के खिलाफ फर्जा सराई की है। एक और हमला कतर के बाद उसने पाकिस्तान के ऊपर कर डाला है और अब लग रहा है कि इस खित्ते के अंदर एक नई लड़ाई शुरू होने वाली है, जिसको लेकर हमारे कुछ जो दिफाई तजिया निगार हैं वो बहुत ही उतावले और एक्साइटेड भी हो रहे हैं कि अगर ऐसा हो जाता है तो पाकिस्तान जो है वो इजराइल को किस तरह से मात देगा। अब तक का ये तज्जिया जो है वो मार्केट के अंदर घूम रहा है कि पाकिस्तान के पास कौन से हथियार मौजूद हैं जो कि इजराइल को काउंटर कर सकते हैं। क्या हम इजराइल के अमरीकी F-35 का मुकाबला कर सकते हैं? हमारे पास कौन कौन सी ऑप्शंस मौजूद हैं और पाकिस्तान ही क्यों? आखिर इन तमाम इस्लामी ममालिक में से पाकिस्तान ही क्यों आज जाकर नेतन्याहू को याद आता है? आज की वीडियो में ये तफसीलात आपके सामने रखेंगे कि पाकिस्तान जो है वो नेतन्याहू की आंखों में क्यों खटकता है और इसके साथ एक और मुल्क जो कि इन तमाम तर इस्लामी ममालिक से कहीं दर्जे बेहतर है, वो भी इजराइल को जो है वो किसी सूरत नहीं भाता है। वो कौन सा मुल्क है और उसने इजराइल के साथ क्या कुछ कर रखा है? आज की वीडियो में इस पर भी बात करेंगे और आपको ये भी बताएंगे कि वो अलामिया जिसका सब जो लोग हैं वो इंतज़ार कर रहे थे, खासकर मुस्लिम दुनिया से, वो आ चुका है। OIC का जो अलामिया है वो आ चुका है। इजलास हुआ था, उसके बाद हम लोग ये एक्सपेक्ट कर रहे थे कि उसके अंदर से कुछ बड़ा जो एक्शन है वो किया जाएगा, लेकिन अब क्या हुआ है आज की वीडियो में आगे चलकर ये तफसीलात भी आपके सामने रखेंगे और आपको मजीद भी बताएंगे कि किस तरह से पाकिस्तानी जो आर्मी चीफ हैं उनकी और अमेरिकी सदर डोनाल्ड ट्रंप की जो मुलाकात है वो एक बार फिर से मुमकिन तौर पे होती हुई नजर आ रही है। तीसरी बार ये मुलाकात है जो कि हमें होती हुई नजर आ रही है। इससे हमारे हमसायों पे क्या गुजरेगी, आज की वीडियो में इस पर भी बात करेंगे। लेकिन इन सबसे पहले हमारी आपसे दसबस्ता गुजारिश है कि इस चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को लाजमी दबा दीजिए ताकि हर नई आने वाली वीडियो आप तक बर वक्त पहुंच सके। दोस्तों, बात कर लेते हैं पाकिस्तान और इजराइल की। इन दोनों के माबैन कतर के हमले के बाद से एक कशीदगी सी चली आ रही है। सबसे पहले जो नेतन्याहू हैं इजरायली प्राइम मिनिस्टर, उन्होंने पाकिस्तान के हवाले से बयान दिया और कतर के अंदर अपने हमले को कुछ यूं जस्टिफाई करने की कोशिश की कि जिस तरह से अमेरिका ने बिन लादेन के बाद पाकिस्तान के अंदर स्ट्राइक्स की थी, उसी तरह से हमने कतर के अंदर हमला किया है। और उसके बाद पाकिस्तान ने UN के अंदर वो धमाकेदार जवाब जो है वो इजराइल के जो है वो मुंह पर मारा था और आप यूँ कहिए कि ज़ोरदार तमाचा था जो कि पूरी दुनिया के अंदर सुनाई दिया था। उसकी आवाज़ गूंजती रही थी जब पाकिस्तान के जो मुस्तकिल मंदूब हैं उन्होंने इजराइल को एक बदमाश रियासत, एक काबिज़ रियासत करार दिया था और जो गज़ा के अंदर वो जुल्म कर रहे हैं उसको यूनाइटेड नेशन के इस्लामती कौंसिल के अंदर, सिक्योरिटी काउंसिल के अंदर अलल ऐलान बता दिया था। अब इसके बाद क्या हुआ है, अब एक बार फिर से जो नेतन्याहू है वो पाकिस्तान के खिलाफ बोला है और एक और जो उसका बयान है वो इस वक्त गर्दिश कर है, जिसके अंदर वो ये कहता है कि पाकिस्तान और अफगानिस्तान ये वो मुल्क हैं जो कि अपने अंदर दहशत गर्दों को पनाह देते हैं, तो इसलिए इनकी कोई खुद मुख्तारी है ही नहीं है, इनको जो है वो आप लोग अटैक कर सकते हैं। मतलब कि ये जिस भी मुल्क के ऊपर हमला करना चाहते हैं उसको पहले ये लेबल करते हैं कि भाई तुम लोग अपने मुल्क के अंदर इन लोगों को जो है वो रखे हुए हो जो कि दहशत गर्द हैं। हालांकि इसके बिल्कुल ऑपोजिट तमाम तरह हकाइक हैं कि पाकिस्तान जो है वो तो एक विक्टिम है, ना कि वो पनाह देता है, क्योंकि हम लोग आज भी अपने मुल्क के अंदर एक जंग लड़ रहे हैं और वो आप सबको पता है कि वो फितनल खारिज जिनको हमारी फोर्सेस कहती हैं उनसे लड़ रहे हैं। फितनतुल हिंदुस्तान से जो है वो हम लोग लड़ते हुए नजर आ रहे हैं। तो ऐसे में पाकिस्तान को लेबल कर देना, इसका मतलब ये है कि नेतन्याहू इज प्लानिंग समथिंग। क्योंकि कतर के ऊपर जब हमला किया, तुर्की के हवाले से भी वो यही कह रही हैं कि जवाब पैदा करने की, ईरान को भी जो है वो यही जो है सबसे पहले उन्होंने कहा कि आप लोग पनाह देते हो इनको, ये आपके मुल्क में आकर छुपते हैं, और उसके बाद फिर उनके ऊपर हमला भी किया गया। इस्माइल हनिया वाला वाक़या आपको याद होगा। उसके बाद दीगर इस तरह के जो वाक़यात हैं वो ऑन रिकॉर्ड मौजूद हैं। जहाँ पर एक तरफ ये हो रहा है, वहीं पर अब क्या हो रहा है, अब जो पाकिस्तान और इजराइल है इन दोनों का मिलिट्री कंपैरिजन किया जा रहा है और ये तसव्वुर किया जा रहा है कि इन दोनों की एक जंग होने वाली है और उस जंग के अंदर कौन जीतेगा। तो फिर इसके ऊपर जो पाकिस्तान के माहिरीन हैं वो ये कहते हैं कि अगर ऐसी सूरत पैदा हो जाती है तो एक चीज़ क्लियर हो जाएगी, इजराइल को पहली दफ़ा
कोई टक्कर का जो मुकाबला है वो दिया जाएगा, क्योंकि पाकिस्तान की जो एयर फोर्स है वो कोई मामूली एयर फोर्स नहीं है। ये वो एयर फोर्स है जो कि ऑलरेडी इजरायली असले को मात दे चुकी है। भारत के साथ जब हमारा झगड़ा हुआ था और रिसेंटली जो झड़प हुई है उसके अंदर इजरायली असला इस्तेमाल हुआ, इजराइल की जो तमाम तर लॉजिस्टिक्स हैं वो इस्तेमाल हुई, इजराइल के जो लोग हैं, इंजीनियर्स हैं, उनके एक्सपर्ट्स जो हैं वो पाकिस्तान के खिलाफ इस्तेमाल हुए। अगर हमने उनको काउंटर कर लिया है तो इसका मतलब है कि हम लोग इजराइल को भी काउंटर कर सकते हैं। हाँ, बात आती है F-35 की। F-35 वो जो कि अमेरिका ने इजराइल को दे रखा है और वो उसका बेदरेक इस्तेमाल करता है। तो इसके जवाब में फिर माहिरीन कहते हैं कि पाकिस्तान के पास इस तरह का 5th जनरेशन फाइटर जेट अभी तक मौजूद नहीं है। लेकिन अगर ऐसी हंगामी सूरत हाल पैदा होती है तो पाकिस्तान एमरजेंसी तौर पे चाइना से J-35 हासिल कर सकता है, और अगर चाइना से नहीं करता है तो फिर हम लोग जो तुर्की वाला कान फाइटर जेट है वो हासिल कर सकते हैं, और इसके अंदर फिर तुर्की और पाकिस्तान मिलकर इजराइल के खिलाफ जो है वो लड़ेंगे। और अगर ये दो एयर फोर्सेस इकट्ठी हो गए तो फिर इजराइल को जो है वो नाको चने चबवा दिए जाएंगे, बेशक अमेरिका भी उनके साथ खड़ा हो जाए। इजराइल इन दोनों ममालिक का जो मुकाबला है वो कभी भी नहीं जो है वो कर सकेगा। और उसके बाद एक सूरत ये भी इस वक्त बनाई जा रही है कि अगर पाकिस्तान को जाकर स्ट्राइक्स करनी पड़ती हैं तो उसके दरमियान किन किन ममालिक की जो एयर स्पेसिस हैं वो इस्तेमाल होंगी। तो ये तमाम तर सिनारियोज जो हैं वो इस वक्त क्रिएट किए जा रहे हैं, और ये इजरायली प्राइम मिनिस्टर नेतन्याहू के बयान के बाद जो है वो तमाम तर सूरत हाल पैदा हुई है, और इन दोनों मुल्कों का जो मवाजना है वो इस वक्त शुरू हो चुका है। दोस्तों, बात करते हैं जो इस वक्त अलामिया जारी हुआ है। एक 50 से ज़ायद ममालिक का इजलास हुआ और उसके हवाले से कहा जा रहा था कि इनका अलामिया जब आएगा तो फिर ही पता लगेगा कि ये ममालिक जो हैं वो आज भी कुछ करने के मूड में हैं या फिर नहीं। एक बार फिर से मजम्मत ही की जाएगी। तो आपकी इत्तला के लिए अर्ज़ है कि दूसरी वाला जो सूरत है वो हो चुकी है और एक बार फिर से मजम्मत ही की गई है। लेकिन अब की बार यह है कि सख्त अल्फाज में मजम्मत की गई है, क्योंकि अब की बार ईरान नहीं था जिसको इजराइल ने निशाना बनाया, अब की बार कतर था। कतर जो कि अमेरिका का क्लोजली एलाई भी है, कतर वो जो कि इजराइल को फैसिलिटेट करता रहा है। लेकिन अब चूँकि कतर के ऊपर ही हमला कर दिया तो अल्फाज जो हैं वो सख्त हो चुके हैं और मजम्मत जो है वो बड़े ही सख्त अल्फाज के अंदर की गई है। सुन लीजिए, इजराइल के कतर के खिलाफ वहशियाना जारहियत खित्ते में अमन की किसी भी अमकान को नुकसान पहुँचाती है। हम इजराइल की बुज़दिलाना और गैर कानूनी हमले की शदीद तरीन अल्फाज में मजम्मत करते हैं। कतर के साथ मुकम्मल यकजहती और उसके रद्द-ए-अमल के इक़दाम की हिमायत एक गैर जानिबदार सालसी मरकज़ पर हमला बैनुल-अक़वामी अमन कायम करने के अमल को नुकसान पहुँचाता है। ट्रेचस हमले से निपटने के लिए कतर के मुहज़्ज़ब और दानिशमंदाना मौक़िफ़ की जो तारीफ़ है वो भी की गई है, और कतर, मिस्र और अमेरिका की जानिब से गज़ा में जारहियत रोकने की कोशिशों की हिमायत जो है वो की गई है। मुश्तरका तौर पर जो एलामिया है वो जारी किया गया। मशरिक़ वुस्ता में अमन के लिए मसला फ़लस्तीन को हल करना होगा। इजराइल ने कतर की खुद मुख्तारी और इलाकाई सालमियत के खिलाफ वर्जी की और कतर ने सालिस के तौर पर खित्ते में अमन के लिए मुखलिसाना कोशिशें की हैं। इजरायली तोसई मंसूबे को रोकने के लिए टास्क फोर्स जो है वो कायम की जाए, ये पाकिस्तान ने मशवरा दिया था। फिर मिस्र की जानिब से भी, कैन यू इमेजिन, मिस्र भी बोल रहे हैं इजराइल के खिलाफ। ये तमाम तर ममालिक जो हैं वो बोल रहे हैं, सख्त अल्फाज में बोल रहे हैं, लेकिन इजराइल को जो है वो कोई खासा फ़र्क नहीं पड़ा। आल्दो जो इजरायली प्राइम मिनिस्टर हैं नेतन्याहू, वो ये बात एडमिट कर रहे हैं कि इन तमाम तर ममालिक का जो मिलकर ये इजलास हुआ है, यहाँ वो पाकिस्तान जो इजरायली इक़दामात हैं उनकी जो मजम्मत कर रहे हैं उससे इजराइल जो है वो तनहा होता चला जा रहा है। वो कह रहे हैं कि इन तमाम तर ममालिका को जो मिलकर बैठना है, ये हमारे जो इस खित्ते के अंदर करीबी एलाई थे, उर्दन था, मिस्र था, इन सब को इजराइल से दूर करना है, यानी कि उनको इकनॉमिकली आइसोलेटेड करना है। और तसव्वुर कीजिए, ये तमाम तर अरब ममालिक अगर इजराइल के ख़िलाफ़ हो जाते हैं और इनको कोई भी जो माली मामलत है वो नहीं की जाती है, कोई भी इनके साथ खित्ते में डील नहीं की जाती है, इनका बाइकआउट किया जाता है, तो फिर इजराइल क्या करेगा? उसके पास जो एक सोर्स ऑफ इनकम रह जाएगा वो ये होगा कि हम लोग जो अमेरिका है उससे मदद हासिल कर लें। लेकिन वो कब तक? इतनी मदद नहीं हासिल होगी, जो एक डेंट है वो डाल दिया जाएगा। तो इसीलिए अब जो नेतन्याहू है उसको ये डर लग रहा है कि मुझे जो है वो इकोनॉमिकली आइसोलेट किया जा रहा है, मुझे तनहा किया जा रहा है, मतलब कि इजराइल को तनहा किया जा रहा है। और एक तरफ फिर वो जंग शुरू भी रखना चाहते हैं, वो चाहते हैं कि जंग बंद भी ना हो। जब भी जंग बंद होने वाली होगी तब कोई ना कोई इस तरह का आपको हमला देखने को मिलेगा। तो अगर आपने
اس بات کا تعین کرنا ہے کہ اس خطے کے اندر اگلا حملہ اسرائیل کا کب ہوگا، تو آپ یاد رکھیے یہ تب ہوگا جب مذاکرات بالکل اپنے حتمی مراحل میں پہنچ چکے ہوں گے، جب دونوں پارٹیز ایگری کر رہی ہوں گی، تب اسرائیل ایک حملہ کرے گا تاکہ ان مذاکرات کو سبوتاج کیا جائے۔ اور جب وہ مذاکرات سبوتاج ہو جائیں گے تو اس کے بعد کیا ہوگا، اس کے بعد اسرائیل کے اپنے ملک کے اندر جو اس وقت مزاحمت جنم لے چکی ہے وہ بھی دبا دی جائے گی۔ پھر نیتن یاہو جو ہے وہ کہے گا کہ میں تو جنگ لڑ رہا ہوں، مجھے ابھی رہنے دو۔ آپ کو پتہ ہے کہ نیتن یاہو جو ہے وہ اسرائیل کے اندر سب سے لانگسٹ ٹرم جو ہے وہ رکھنے والا وزیر اعظم بن چکا ہے، اور اپنے اس کے اوپر جو ہیں وہ بہت سے چارجز ہیں، آپ کہہ لیجیے کرپشن کے، ہراسمنٹ کے، بہت سے اس کے کیسز اس وقت چل رہے ہیں وہاں کی عدالتوں میں۔ اس لیے یہ چاہتا ہے کہ میں ہمیشہ کے لیے پرائم منسٹر رہوں اور یہ جنگ چلتی رہے، مطلب اپنی کرسی بچانے کے لیے اپنے کیسز کو جو ہے وہ اگنور کرتے ہوئے یہ کئی جو ممالک ہیں ان کو تہس نہس کرنے کا جو ارادہ ہے وہ رکھتا ہے۔ تو اس لیے آپ نے جب بھی یہ اندازہ لگانا ہے کہ اگلا حملہ جو ہے وہ کس کے اوپر کیا جانے والا ہے، کب کیا جانے والا ہے، تو اس کے لیے آپ نے یہ دیکھنا ہے کہ مذاکرات کہاں تک پہنچے ہیں۔ ہاں، اب بات کرتے ہیں اس دوسرے ملک کی جو کہ اسرائیل کو بہت زیادہ کھٹکتا ہے، اور پاکستان بھی کیوں اسرائیل کو بہت زیادہ جو ہے وہ تکلیف پہنچاتا ہے۔ تو اس کے لیے آپ کو پتہ ہونا چاہیے کہ پاکستان جو ہے وہ دنیا کی واحد اسلامی نیوکلیئر پار ہے، مسلم دنیا کی پہلی جو ہے وہ نیوکلیئر پار ہے، اور اسی کے ساتھ جو ایران ہے، میں دوسرے ملک کی جس کی بات کر رہا ہوں وہ ایران ہے۔ یہ وہ ملک ہے جو کہ اسرائیل کو پلٹ کر جواب دیتا ہے، وار کرتا ہے۔ اگر اسرائیل حملہ کر دے تو ایران باقی تمام تر عرب ممالک کی طرح اپنے آنکھوں کے اوپر ہاتھ نہیں رکھ لیتا، اپنے کانوں کے اندر انگلیاں نہیں دے لیتا، اور صرف اپنی زبان سے مذمت نہیں کرتا ہے، وہ اپنے میزائل شہر جو ہیں ان کو متحرک کر کے اسرائیل کے اوپر تابڑ توڑ حملے شروع کر دیتا ہے۔ اور اسی لیے یہ دونوں ممالک جو ہیں وہ اس وقت اسرائیل کو بالکل پسند نہیں ہے۔ باقی تمام تر اسلامی ممالک کو وہ قبول کر لے گا، سعودی عرب قبول ہو جائے گا، ترکی قبول ہو جائے گا، آپ یوں سمجھ لیجئے کہ یمن، یہ تمام تر ممالک جو ہیں وہ ان کئیوں کے اوپر قبضہ کر لے گا، جہاں سے مزاحمت ہوگی کئیوں کے اوپر جو ہے وہ ویسے ہی پیسہ نچھاور کر کے ان کو اپنے ساتھ ملا لے گا۔ لیکن پاکستان اور ایران جو ہیں یہ اس کے لیے ریئل تھریٹ ہیں اس خطے کے اندر اور اس دنیا کے اندر۔ آپ کہیں تو ہو سکتا ہے کہ آپ کو ان کے حوالے سے مزید جو کشیدگی ہے وہ بھی دیکھنے کو ملے، کیونکہ پاکستان اور ایران یہ دونوں جو ہیں وہ اس وقت اسرائیل کو پسند نہیں آ رہے ہیں، کیونکہ ہر جگہ پہ پاکستان جو ہے وہ ایک تو پہنچ جاتا ہے۔ قطر کا معاملہ، اب یہ بھی جو ہمارے ہمسائے ہیں وہ نقطہ اٹھا رہے ہیں کہ بھائی معاملہ قطر کا تھا، عرب ریاستوں کا معاملہ تھا، عرب کے جو ممالک ہیں وہ اکٹھے ہوئے ہیں، تو یہ بیچ میں جو ہمارے پرائم منسٹر ہیں یہ کہاں سے آ چکے ہیں، تو ان کو کیوں عرب جو ممالک ہیں وہ اتنی عزت دے رہے ہیں؟ تو یہ معاملہ جو ہے اس وقت ہمارے ہمسایوں کو بہت زیادہ ستا رہا ہے۔ تو وہیں پر امریکی صدر ٹرمپ کی پاکستانی فیلڈ مارشل عاصم منیر سے تیسری ملاقات بھی اس وقت متوقع ہے، اور ہمارے ہمسائے اس وقت یہ سوچ رہے ہیں کہ بھائی ہماری جو دوریاں ہیں وہ تو بڑھتی چلی جا رہی ہیں، ہم لوگ دور سے دور ہوتے چلے جا رہے ہیں، ہمارے اوپر ٹیرف بھی لگا رہا ہے ٹرمپ، اور اس کے بعد یورپی یونین کو بھی کہہ رہا ہے کہ آپ لوگ بھی انڈیا کے اوپر ٹیرف لگا دو، اور پاکستان کو جو ہے یہ ہر روز آئے دن ملاقاتوں کے لیے بلا لیتا ہے۔ تو اب پاکستان کے جو وزیر اعظم ہیں شہباز شریف اور امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ کے درمیان دورہ اقوام متحدہ کے دوران ایک اہم ملاقات کا امکان ظاہر کیا جا رہا ہے، جس میں فیلڈ مارشل بھی شریک ہوں گے۔ فیلڈ مارشل جنرل عاصم منیر کی گزشتہ 3 ماہ میں یہ ٹرمپ سے تیسری ملاقات ہو گئی، جس میں خطے کی مجموعی صورتحال پر غور کیا جائے گا۔ ملاقات قطر اور سعودی کی مشاورت تائید سے ہوگی، تاہم پاکستانی سفارتخانے نے تبصرہ یا پھر تردید کرنے سے جو ہے وہ گریز کیا ہے۔ ابھی تک مکمل جو انفارمیشن ہے وہ سامنے نہیں آ سکی ہے۔ آج کے لیے اتنا ہی، تو میزبان امیس منیر کو دیجیے اجازت، ملتے ہیں اگلی ویڈیو میں کسی نئی معلومات کے ساتھ۔ شکریہ، اللہ حافظ۔